कल हम लोग बात कर रहे थे सेक्शन 357 जो पिछला था उस पर, और अब जो सेक्शन 395 है प्रतिकर देने का आदेश, और प्रतिकर देने का आदेश जो सब सेक्शन 1 में था उसके बारे में चर्चा हुई थी। और सब सेक्शन 1 सबसे पहली शर्त रखता है 395 का कि जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंडादेश देता है, मीनिंग देयर भाई जुर्माने का दंडादेश देता है, तभी 395 एक एप्लीकेबल होगा। अगर उसने जुर्माने का दंडादेश नहीं दिया है तो 395 एक एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बात ध्यान रखने की इसलिए है क्योंकि जिस समय 395(3) पढ़ा जाएगा उस समय इसी बात के आधार पर मेजर डिफरेंस आ जाएगा, इसलिए इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। आपको लग सकता है ये बात बड़ी साधारण सी है और बस सुना और अनसुना कर दिया, लेकिन 395 सबसेक्शन 3 जिस समय हम बोलेंगे उस समय ये बात बड़े महत्व की होगी। और फिर उस समय अगर 395 सबसेक्शन 1 की बात आपको याद नहीं है तो 395 सबसेक्शन 3 ऐसा लगेगा मानो उड़ गया। तो सबसे पहली चीज ये है कि 395 सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल ही तब हो रहा है जब जुर्माने का दंडादेश दिया गया, साथ में कारावास है या नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जुर्माने का दंडादेश होना ही चाहिए। उसने सीधे सीधे कहा कि जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंडादेश देता है या कोई ऐसा दंडादेश जिसके अंतर्गत मृत्यु दंडादेश भी है देता है, जिसका भाग जुर्माना है, इसका मतलब कारावास प्लस जुर्माना, आजीवन कारावास प्लस जुर्माना, मृत्यु दंडादेश प्लस जुर्माना, इनमें कुछ भी दिया गया तब निर्णय देते समय वह न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि वसूल किए गए सब जुर्माने या उसके किसी भाग का उपयोजन निम्न कामों में हो सकता है जो नीचे लिखे हैं। और जुर्माना सभी न्यायालय समान रूप से लगा सकते हो ऐसा नहीं है। प्रत्येक न्यायालय की जुर्माना लगाने की क्षमता यह अलग अलग है। उच्च न्यायालय कितना भी जुर्माना लगा सकता है, लेकिन जुर्माना लगाते समय उसे धारा 64 आईपीसी जो बीएनएस में बदल गई है उसके द्वारा अधिरोपित जो सीमा है उसका ध्यान भी रखना होगा। और वो कहेगी अगर आपको अमर्यादित जुर्माना लगाने की ताकत दी गई है तो आप अमर्यादित जुर्माना लगा सकते हैं, किंतु ऐसा कतई नहीं करेंगे कि जुर्माना अत्यधिक हो जाए। अब मूर्खों के बीच ये बात बड़ी पैराडॉक्सियल लगेगी, वो कहेंगे ये मूर्खता की बात है, जबकि वो खुद मूर्ख होंगे। ये बात बड़ी विरोधाभासी लगती है कि जुर्माना अमर्यादित किंतु अत्यधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात पैराडॉक्सियल नहीं है। पहली बात क्षमता से संबंधित है उसकी जिसे जुर्माना लगाना है, और दूसरी बात उस व्यक्ति की पेइंग कैपेसिटी से संबंधित है जिसे जुर्माने का भुगतान करना है, उसके रिलेटिव, उसके सापेक्ष जुर्माने की रकम की गणना यह करनी, क्योंकि यह भी न्याय प्रशासन का एक सिद्धांत है। किसी को वो दंड नहीं देना चाहिए जो दंड उसे दिया ही नहीं जा सकता। अगर वो उस दंड को सहन करने के योग्य नहीं और तुम उसे वो दंड दिए पड़े
तो उस दंड को उस पर इंपोज किया ही नहीं जा सकेगा। और फिर दंड किसी भी कारण से अगर व्यक्ति पर इंपोज न किया जा सके तो लोग आपकी मजाक ही बनाएंगे, क्योंकि लोग मजाक बनाने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। उनके पास काम ही एक होता है, सिर्फ मजाक बनाना। इसके अलावा उनके पास काम ही कोई और होता ही नहीं। तो अगर पेइंग कैपेसिटी आदमी की कम है और तुम लगा के रख दोगे ज्यादा, तो तुम उसकी खाल खींच लो, ले कहां से आओगे? इसलिए शर्त रखी गई है कि जहां जुर्माना अमर्यादित है वहां आप अमर्यादित लगा सकते हैं, किंतु सामने वाले की पेइंग कैपेसिटी को ध्यान में रखकर अत्यधिक ना लगाएं, अधिक लगाएं। क्योंकि अधिक नहीं लगाएंगे तो उनकी सेहत पर कोई असर आएगा ही नहीं, तब तो जुर्माना निष्प्रभावी हो जाएगा। फिर तो ऐसा ही हुआ जैसे आप भिखारी को 2 रुपए जेब से निकाल कर दे देते हैं और आपकी सेहत पर कोई असर है ही नहीं। इसलिए अधिक होना चाहिए, क्योंकि दंड ऐसा ही होना चाहिए जो मिलने पर आप कष्ट का अनुभव करें, आपकी स्थिति अच्छी नहीं रहनी चाहिए। इसलिए जो मूर्ख टाइप के लोग आप अक्सर फेसबुक पर देखें, बोले गरीब आदमी पर इतना लगा दिया, वो बेचारा कैसे देगा? इसीलिए तो लगाया है कि देने में थोड़ी तकलीफ हो। अगर तकलीफ ना हुई तो फिर दंड की प्रभावकारिता ये खत्म, दंड इफेक्टिव नहीं बचेगा। फिर तो तुम रोज वही करोगे। तो दंड की इफेक्टिवनेस के लिए चाहिए कि वो अधिक हो किंतु अत्यधिक नहीं। लेकिन जुर्माना पार्ट होना चाहिए। 395 सबसेक्शन 1 कहता है देयर मस्ट बी ए फाइन। जुर्माना अगर भाग नहीं है तो 395 सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। और जुर्माना लगाने की क्षमता सभी दंड न्यायालयों की एक सी नहीं है। और जुर्माना अगर पार्ट है दंडादेश का तो प्रतिकर काहे से आएगा? जुर्माने से। क्यों? तब 395 सबसेक्शन 1 ये एप्लीकेबल हो रहा है। और मजेदार है कि अगर जुर्माना जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास ने लगाया है तो अधिकतम कितना लगा पाएगा? 50,000। वो भी पेइंग कैपेसिटी को ध्यान में रखा। चलो हमने मान लिया कि पेइंग कैपेसिटी को ध्यान में रखकर लगाएगा और पेइंग कैपेसिटी 50,000 होगी, इसलिए वो 50,000 का ही लगा देगा। चलो हमने ये भी मान लिया। लेकिन और हमने ये भी मान लिया कि जुर्माने की संपूर्ण धनराशि ये प्रतिकर के रूप में वो दे देगा, क्योंकि यहां लिखा है कि जितना जुर्माना उसने लगाया है उसकी संपूर्ण राशि या उसका कोई भाग। ठीक है, कहता वसूल किए गए सब जुर्माने या उसके किसी भाग का उपयोजन। हमने मान लिया चलो वो सब दे देगा। तो भी क्या क्या किस किस हेड में प्रतिकर अभियोजन में उचित रूप से उपगत जेओ को चुकाने में किया जाए यह आदेश दे सकता है। चलो हमने मान लिया नहीं देगा, क्योंकि दे सकता है नहीं देता हमने तो 25 साल में देखा नहीं। जब अभियोजन में उपगत व्ययों को चुकाने के लिए कोई जुर्माने में से आदेश ये हुआ हो। लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि नहीं ही देगा। आगे बढ़िए, कहता है किसी व्यक्ति को उस अपराध द्वारा किसी हानि या क्षति का प्रतिकर देने में किया जाए यदि न्यायालय की राय में ऐसे व्यक्ति द्वारा सिविल न्यायालय में वसूल प्रतिकर किया जा सकता है। यानी स्वयं व्यक्ति इसकी गलती ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण सिविल न्यायालय से प्रतिकर दे ही ना।
हमने कल अनुयोज्य दावे एक्शनेबल क्लेम का उदाहरण दिया था। क्या एक्शनेबल क्लेम चाहे अप्रतिभूत ऋण इसकी सूरत का हो और चाहे जंगम संपत्ति में दावे के सूरत, ठीक है, दावे के रूप में हो, दोनों प्रकार के एक्शनेबल क्लेम, दोनों प्रकार के अनुयोज्य दावे सिविल न्यायालय में दावा करने का आधार तभी बनेंगे जब सिविल न्यायालय उनको अनुतोष प्रदान करने के लिए आधार के रूप में स्वीकार करें। यानी वो ऋण जो अप्रतिभूत है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कानूनन वसूली के योग्य ना हो, और ना ही वो जंगम संपत्ति में के हित का दावा जिसके आधार पर आप सिविल न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर रहे वो मानने के योग्य हो ही ना, ऐसी दशाएं नहीं होनी चाहिए। और यदि ऐसी दशाएं नहीं है तो अनुयोज्य दावे के रूप में आप सिविल न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर सकते हो। तो वही यहां है कि नो डाउट वो व्यक्ति जिसने अपराध के कारण क्षति उठाई है या हानि हुई है उसे प्रतिकर दिया जा सकता है यदि वो प्रतिकर का दावा सिविल न्यायालय में करे और सिविल न्यायालय उसके दावे को न्याय संगत मानते हुए उस दावे को स्वीकार करने को तैयार होगा, ऐसी दशा होगी तो फिर यहां भी जुर्माने में से प्रतिकर दिलाया जा सकता है। कि जुर्माना कितना, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपका फर्स्ट क्लास में लगाया तो 85,000 तो होगा, वो भी अधिकतम। जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपका सेकंड क्लास में लगाया तो 10,000 होगा, वो भी अधिकतम। सीजीएम हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट ने लगाया तो अमर्यादित तो हो सकता है, किंतु पेइंग कैपेसिटी देखी जाएगी तो होगा कितना, जितना भी होगा मानो वो अपर्याप्त हुआ। और मानो क्रिमिनल कोर्ट ने सभी हेडों में यानी अभियोजन में लगे हुए जो व्यय हैं उन्हें देने के लिए भी आदेश कर दिया, और जिस व्यक्ति ने हानि उठाई है या क्षति उठाई है उसे प्रतिकर देने के लिए भी आदेश कर दिया, ठीक है। और अगला जो हेड है उस दशा में जबकि किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या ऐसे अपराध के किए जाने का दुष्प्रण करने के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, उन व्यक्तियों को जो ऐसी मृत्यु से अपने को ही हानि के दंडाधिष्ट व्यक्ति से नुकसानी वसूल करने के लिए घातक दुर्घटना अधिनियम के अधीन हकदार हैं। हमने आपको बताया था जब अपकृत्य पढ़ाया था कि अपकृत्य में अगर मोटर यान चलाने में उपेक्षा हुई है और उसके कारण मृत्यु हुई है तब तो आप एमवी एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, इसके अंतर्गत नुकसानी का दावा यह प्रस्तुत करेंगे। लेकिन नेग्लिजेंस मोटर यान के चालन में नहीं हुई थी, मोटर यान के चालन में नहीं हुई थी, इसलिए मोटर यान के चालन में चूंकि नहीं हुई थी इसलिए मोटर व्हीकल एक्ट में तो दावा आएगा ही नहीं। लेकिन नेग्लिजेंस हुई थी और उस नेग्लिजेंस के कारण ही आपको नुकसान ये हुआ, तो आप जिस अधिनियम में दावा लाओगे वो मोटर व्हीकल एक्ट नहीं होगा, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के चालन में दुर्घटना ये थोड़ी हुई है। आपने बिजली का तार वो इस ढंग से उपेक्षापूर्ण ढंग से लगाया कि किसी की मृत्यु हो गई, उसके लिए आपका दंडिक अभियोजन भी हुआ और अपकृत्य विधि में प्रतिकर की वसूली के लिए मुकदमा यह भी आ गया। तो प्रतिकर की वसूली के लिए जो मुकदमा आएगा वो कहां आएगा, घातक दुर्घटना अधिनियम में, फैटल एक्सीडेंट एक्ट उसमें आएगा। और फैटल एक्सीडेंट एक्ट में उन व्यक्तियों की एक सूची दी गई है जो व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना में होने के आधार पर प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जब आपको अपकृत्य विधि पढ़ाई गई थी, जब अपकृत्य विधि बताई गई थी तो यह बात बताई गई थी कि फैटल एक्सीडेंट एक्ट में जो सूची है वो अलग से लगी है
और एमबी एक्ट में सूची में यही कह दिया कि जो लोग हिंदू सक्सेशन एक्ट में किसी हिंदू की मृत्यु होने की दशा में उसकी संपत्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं, वे ही मोटर व्हीकल एक्ट में भी उस व्यक्ति की मृत्यु के परिणाम स्वरूप प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, और वही मुस्लिमों के साथ उनके सक्सेशन के मुताबिक जो प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी होगा वही वहां होगा। लेकिन फैटल एक्सीडेंट एक्ट में अलग से सूची दी गई है। तो कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, हत्या के परिणाम स्वरूप हुई, सदोष मानववध के परिणाम स्वरूप हुई, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है और तुम उसके लिए दोषित हो गए और आप पर जुर्माना लगाया गया, तो अगर दुर्घटना के परिणाम स्वरूप है तो आपका ट्रायल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास वहां चला होगा, और वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास सीजीएम ये भी हो सकता है, एसीजीएम वो भी हो सकता है, और खाली जेएम ये भी हो सकता है। अगर सीजीएम या एसीजीएम है तो अनलिमिटेड जुर्माना ये लग सकता था, और अगर जेएम है तो 85,000 लग सकता था। चलिए सीजीएम या एसीजीएम है तो अनलिमिटेड लग सकता था, किंतु अत्यधिक नहीं होना चाहिए था। जेएम था तो 50,000 ही तक आएगा, और चलो अधिकतम लग गया। अब फैटल एक्सीडेंट एक्ट में उत्तराधिकारियों की जो सूची दी है, उस सूची में से 5 उत्तराधिकारी जिंदा है, तो सबको बराबर से बटेगा। तो कितना मिलेगा जरा अंदाजा लगाओ। ठीक है, इसीलिए फैटल एक्सीडेंट एक्ट में वो अकृत्य में प्रतिकर की वसूली के लिए अलग से मुकदमा लाएंगे। तो आप कहेंगे फिर यहां क्यों जोड़ दिया? क्योंकि अकृत्य में जब वो लाएंगे मुकदमा तो कोर्ट फीस देनी पड़ेगी, ठीक है ना, इसलिए यहां पर रखा। आप कहेंगे पाउपर सूट भी आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, अकिंचनवाद, लेकिन वो काफी टेक्निकल है, इसलिए एक सुविधाजनक रास्ता यहां भी उपलब्ध कराया गया कि प्रतिकर दिया जा सके उनको जो फैटल एक्सीडेंट एक्ट के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति की मृत्यु होने की दशा में प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी रहेंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए जिसके अंतर्गत चोरी, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यासभंग या छल भी है, यह चुराई हुई संपत्ति को उस दशा में जब वह यह जानता था या उसको यह विश्वास करने का कारण था कि वह चुराई हुई है, बेईमानी से प्राप्त करने या रखने के लिए या उसके व्ययन में स्वेच्छा सहायता करने के लिए दोष सिद्ध किया जाए, तब ऐसी संपत्ति के सद्भावपूर्ण क्रेता को ऐसी संपत्ति उसके हकदार व्यक्ति के कब्जे में लौटा दी जाने की दशा में उसकी हानि के लिए प्रतिकर के रूप में, ठीक है, पैसा दिया जाएगा। सद्भावपूर्ण क्रेता है चुराई गई संपत्ति का, और न्यायालय ने यह आदेश कर दिया कि वो संपत्ति जो उसने सद्भाव के साथ खरीदी थी वो वापस कर दी जाए। तो फिर उसे प्रतिकर दिलाया जाएगा जो जुर्माना लगा है उसमें से, लेकिन जुर्माना लगा है उसी में से दिलाया जाएगा। और संपत्ति की कीमत अगर ज्यादा है और जुर्माना कम लगा है तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो आप सिविल कोर्ट जाओ और आपकी जो अतिरिक्त कीमत है उसे वसूलो। 395 सबसेक्शन 1 में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहां जुर्माना जब भाग है तभी कुछ हो सकता है प्रतिकर मिलने की दशा में। अगर जुर्माना दंडादेश का भाग नहीं है तो फिर 395 सबसेक्शन 1 में तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। 395 सबसेक्शन 1 में जुर्माने से प्रतिकर दिलाया जाएगा। अब तुम्हारी चीज ज्यादा महंगी थी, जुर्माना कम पड़ गया, आपकी चीज की पूरी कीमत आपको नहीं मिली या कम मिली,
तो आपका दुर्भाग्य, आप जानो। और चूंकि जुर्माना दंडादेश का भाग है, इसलिए 395 सबसेक्शन 1 ही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि न्यायालय कभी निर्णय में यह लिखता थोड़ी है कि वो किस उपबंध के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का उपयोग कर रहा है, वो तो शक्ति का उपयोग करता है। और ये शेष लोग अनुमान लगाते हैं कि उसने किस उपबंध द्वारा दी गई शक्ति का इस्तेमाल किया। जब जुर्माना है दंडादेश का भाग और उसने प्रति कर दिया है, इसका मतलब ये हुआ है कि 395 सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल है, क्योंकि जुर्माना दंडादेश का भाग है। और तब आपकी स्थिति खराब हो गई। जुर्माना दंडादेश का भाग न होता तब आपकी स्थिति बेहतर होती। जरा 395 सबसेक्शन 3 को देखें, क्या कहता है। जब न्यायालय ऐसा दंड अधिरोपित करता है जिसका भाग जुर्माना नहीं है, ठीक है, उसने कहा जब न्यायालय ऐसा दंड अधिरोपित करता है जिसका भाग जुर्माना नहीं है, और न्यायालय शब्द का प्रयोग है, इसका मतलब जितने न्यायालय दंड अधिरोपित कर सकते हैं उन सबके बारे में 395 सबसेक्शन 3 कह रहा है। और इसीलिए हम कह रहे थे 395 सबसेक्शन 1 को जरा ठीक से सुनिएगा, और अगर ठीक से नहीं सुना तो फिर ठीक है ऐसे जाएगा, कुछ नहीं होगा। उसने कहा कि जब न्यायालय ऐसा दंड अधिरोपित करता है जिसका भाग जुर्माना नहीं है, और उसने न्यायालय शब्द का प्रयोग कर दिया, इसका मतलब जितने न्यायालय दंड अधिरोपित कर सकते हैं उन सबको 395 सबसेक्शन 3 लागू हो रहा है। और दंड अधिरोपित जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास वो भी कर सकता है 1 साल का, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास वो भी कर सकता है 3 साल का, सीजीएम एसीजीएम वो भी कर सकते हैं 7 साल का, और सेशन और हाईकोर्ट तो कर ही सकते हैं। उन्होंने दंड दिया है ऐसा जिसका भाग जुर्माना नहीं है, और तब देखें क्या मजे की स्थिति आ गई। कहता है जिसका भाग जुर्माना नहीं है, तब न्यायालय निर्णय पारित करते समय अभियुक्त तो व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि उस कार्य के कारण जिसके लिए उसे ऐसा दंडादेश दिया गया है, जिस व्यक्ति को कोई हानि या क्षति उठानी पड़ी है, उसे वह प्रतिकर के रूप में इतनी रकम दे जितनी आदेश में विनिर्दिष्ट है। मजेदार हो गया, यानी उस व्यक्ति को जिसे नुकसान हुआ है, यानी जो विक्टिम है, उसे अगर 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, 1 लाख का प्रतिकर दिया जाना है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास वो भी 1 लाख का आदेश कर देगा। जुर्माना लगाता तो कितने का? 10,000 का। जुर्माना लगाता अगर लगा देता तो 10,000, क्यों? तब एप्लीकेबल क्या हो जाता? 395 सबसेक्शन 1, और जुर्माना नहीं लगाया तो अब एप्लीकेबल क्या हुआ? 395 सबसेक्शन 3, क्योंकि जुर्माना उस दंडादेश का भाग है ही नहीं, और जब जुर्माना उस दंडादेश का भाग नहीं तो 395 सबसेक्शन 1 है ही नहीं, तब तो 395 सबसेक्शन 3 आया। और यहां मजेदारी आ गई, जुर्माना लगाता तो सिर्फ 10,000, और यहां कह रहा है कि वो व्यक्ति जो उस अपराध से प्रभावित, जिसके लिए व्यक्ति को दंडादेश किया गया है, उसे प्रतिकर देने के लिए वो इतनी रकम न्याय निर्णीत कर सकता, कोई सीमा नहीं, जितनी वह ठीक समझे। वो 1 करोड़ ठीक समझता है तो 1 करोड़ लगा दे, और जुर्माना लगाता तो 10,000। अब ये एनामोली क्यों है? 395 सबसेक्शन 3 में
इसीलिए हमने पुरानी उठाई, क्योंकि पुरानी में तो ये एनामोली थी, ये असंगति थी। हम देखना चाहते थे कि क्या नई में भी कंटिन्यू है, तो नई में भी कोई सुधार नहीं हुआ। अब ये बात देखने में गलत लग रही है, जुर्माना लगा दे तो 10,000, जुडिशियल मजिस्ट्रेट 50,000, सीजेएम चलो अनलिमिटेड, सेशन कोर्ट अनलिमिटेड, हाई कोर्ट अनलिमिटेड, लेकिन अत्यधिक की सीमा है 64 में, और यहां तो जुर्माना भागी नहीं, तो 64 की सीमा खत्म। भाई 64 कब आएगी? 64 यानी आईपीसी जो बीएनएस में बदल गया होगा सेक्शन, तो उसकी सीमा भी तो तब है जब जुर्माना हो। अब जुर्माना तो है ही नहीं, दंडादेश का भाग तो 16 निर्णायक धारा कौन सी हो गई? 395 सबसेक्शन 3 या 357 सबसेक्शन 3, और वहां उन्होंने कहा उतनी रकम दे सकते हैं जितनी देना ठीक समझे। और कौन? वो न्यायालय जो दंडादेश दे रहा है। यह भी नहीं कहा हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सीजेएम, पीजेएम, कुछ नहीं। यह भी नहीं कहा कि अमुक दंडादेश देना है तो साहब कमिट करना पड़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं। या अमुक प्रतिकर देना है जो उनकी जुर्माना देने की क्षमता से अधिक है, अगर उतना प्रतिकर देना वो न्याय उचित समझते हैं तो वो स्वयं नहीं देंगे बल्कि उच्च न्यायालय को कमिट करेंगे, सेक्शन 323 या 325 या जो भी रिलीवेंट सेक्शन हो। ऐसा कुछ नहीं कहा, सीधे सीधे कह दिया उतनी रकम। आप बिल्कुल क्लियर लिखा है, आप देखें कि अभियुक्त व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि उस कार्य के कारण जिसके लिए उसे ऐसा दंडादेश दिया गया है, जिस व्यक्ति को कोई हानि या क्षति उठानी पड़ी है, उसे वह प्रतिकर के रूप में इतनी रकम दे जितनी आदेश में विनिर्दिष्ट है। और उधर न्यायालय शब्द का प्रयोग, तो यह एक अजीब सा सेक्शन है जिसके दोनों उपबंधों में इतना अंतर क्यों है? इस विषय पर हमारी बुद्धि में तो कुछ आया नहीं। आपकी बुद्धि में आए तो हमें भी बताइएगा, ताकि कोई थोड़े आपकी बुद्धि में आ सकता है, लेकिन मेरी बुद्धि में अब तक नहीं आया कि यह कारण क्यों है, ऐसा क्यों है। लेकिन है और आपके सामने, और इन शब्दों का इसके अलग कोई अर्थान्वयन हो भी नहीं सकता। मतलब ऐसा नहीं कि हम इसे गलत समझे हैं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। हम जो समझे एकदम ठीक समझे, ठीक है, उसके अलावा कोई अर्थ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा क्यों है, इस विषय पर कम से कम मेरी बुद्धि कुछ भी नहीं सोच पाई। और 395 चाहे सबसेक्शन 1 हो और चाहे 395 सबसेक्शन 2 हो, वो सबसेक्शन 3 हो, दोनों दशाओं में यदि प्रतिकर देने का कोई आदेश दिया गया है और मूल दंडादेश की अपील हो गई, तो मूल दंडादेश की अपील के लंबित रहते प्रतिकर की वसूली के लिए कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना? उसकी वसूली नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यदि अपील में मूल दंडादेश अपास्त हो गया, मूल दंडादेश ही न रहा, तो आप जानते हैं कि एक विलयन का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर है, और वो क्या कहता है कि जो विचारणा न्यायालय का निर्णय है वो अपील होने की दशा में और अपील न्यायालय का निर्णय आ जाने की दशा में अपील न्यायालय के निर्णय में मर्ज कर जाता है, और फिर तथ्य के तौर पर
विचारणा न्यायालय का निर्णय बचता है, तथ्य के तौर पर बचता है, मीनिंग देयर बाय आप उसे आंख से देखना चाहो तो दिखाई देता है, हाथ से छूना चाहो तो वो छूने योग्य है, उसकी आप नकल लेना चाहो मिलेगी, तथ्य के तौर पर वो मौजूद रहता है, लेकिन उसका कोई विधिक प्रभाव ये होता हो, ये खत्म हो जाता है। फिर वो निर्णय मर्ज कर गया है अपील न्यायालय के निर्णय में। अब जब उस डिस्प्यूट के निर्णय की बात होगी कि इस डिस्प्यूट में क्या निर्णय हुआ था, तो अपील न्यायालय का निर्णय दिया जाएगा, विचारणा न्यायालय का नहीं। वो तथ्य के तौर पर रहेगा, यानी डी फैक्टो तो रहेगा, वास्तव में तो रहेगा, डी ज्यूरे विदिता कानून के मुताबिक नहीं माना जाएगा। तो अगर अपील हुई और मूल जो विचारणा न्यायालय था उसका निर्णय खंडित हो गया, तो प्रतिकार यदि आपने पहले ही दिलवा दिया तो एक अननेसेसरी का लिटिगेशन ये जन्मेगा, क्योंकि तब आपको प्रतिस्थापन कराना पड़ेगा। रेस्टिट्यूशन ये शब्द जब हम लोग सीपीसी पढ़ेंगे और वहां धारा 144 पढ़ेंगे, तब ये शब्द अपने संपूर्ण प्रभाव में समझ में आएगा। यहां पर सिर्फ इतना कह देना पर्याप्त होता है कि रेस्टिट्यूशन ये प्रतिस्थापन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें पक्षकार किसी न्यायालय के निर्णय के कारण अपनी मूल स्थितियों में न रहकर बदली हुई स्थितियों में आ जाते हैं, और जब वो निर्णय अपास्त हो जाता है तो पक्षकारों को उनकी मूल स्थितियों में वापस लाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे प्रतिस्थापन या रेस्टिट्यूशन ये कहा जाता है। आप 1000 रुपए के मेरे देनदार थे, तो हम लेनदार थे और आप देनदार थे। नीचे हम मुकदमा जीत गए और आपसे 1000 रुपए हमने प्राप्त कर लिए, लेकिन अपील में हम हार गए, तो मूल स्थिति आनी चाहिए वापस, 1000 आपके पास होने चाहिए और हमारे पास कुछ नहीं होना चाहिए। इसको वापस लाने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा वो रेस्टिट्यूशन कहलाएगी। धारा 144 सीपीसी में इसका वर्णन है, और डिग्री की परिभाषा में यह कहा है कि 144 में प्रतिस्थापन हेतु यदि कोई आदेश दिया गया है तो वो आदेश डिग्री की परिभाषा में नहीं आता। इस ढंग की बात की है वहां, ठीक है। तो यहां भी अगर आप अपील न्यायालय का निर्णय होने से पहले यदि अपील होती है 395 सेक्शन 1 या 395 सेक्शन 3 के आदेश की, और आप प्रतिगत दिलाकर बैठ जाएंगे, तो प्रतिस्थापन जैसी प्रक्रिया यहां भी चलानी पड़ेगी यदि अपील न्यायालय में निर्णय बदल जाएगा। उस बेकार की कवायद से बचा जा सके, इसलिए 395 सेक्शन 2 और 395 सेक्शन 4 ये बनाए गए, और उनमें लिखा गया यदि जुर्माना सेक्शन 2 पढ़ना है, यदि जुर्माना ऐसे मामले में किया जाता है जो अपील नहीं है, तो ऐसा कोई समुदाय अपील उपस्थित करने के लिए अनुज्ञात अवधि के बीत जाने से पहले, या यदि अपील उपस्थित की जाती है तो उसके विनिश्चय के पूर्व नहीं किया जाएगा। और सेम शब्द सबसेक्शन 4 में है, कहता है इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा। अच्छा, वो बात अलग हो गई। जब वो अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, तो ये कोई सिविल को अगर नीचे से आपको नहीं मिला कंपनसेशन यानी प्रतिकर और मिलना चाहिए था, अपील हुई, तो अपील में अपील न्यायालय रिविजनल कोर्ट वो भी कर सकेगा, इसमें कोई नई बात ही नहीं। और सबसेक्शन 5 होना ही चाहिए,
अगर 395 सबसेक्शन 1 है, क्योंकि वहां तो जो प्रतिकर मिलेगा वो जुर्माने से दिया जाएगा, और जुर्माना लगाने की जो कोर्ट की ताकतें हैं वे किन्हीं भी उपबंधों के कारण सीमित है। अगर न्यायालय की ताकत असीमित है तो 64 आईपीसी वो सीमित कर रही है, अगर स्वयं न्यायालय की ताकत सीमित है तो 64 हो ना हो तो भी मामला ऐसा ही है। इसलिए सबसेक्शन 5 तो होना ही चाहिए। उसने क्या कहा, उसी मामले से संबंधित किसी पश्चातवर्ती सिविल वाद में प्रतिकर अधिनिर्णित करते समय न्यायालय किसी ऐसी राशि को जो धारा के अधीन प्रतिकर के रूप में दी गई है या वसूल की गई हिसाब में लेगा। यहां विवक्षित रूप से ये लिखा हुआ है कि सिविल वाद अगर आ सकता होगा तो आएगा और नहीं आ सकता होगा तो नहीं आएगा। आ सकता है या नहीं वो सिविल कोर्ट के संचालन से संबंधित नियम वो तय करेंगे। इसलिए यहां सिर्फ इतना ही लिखा जा सकता है कि अगर सिविल कोर्ट सेम घटना के संबंध में कोई प्रतिकर अधिनिर्णित करता है, एडजुडिकेट करता है, तो इस धनराशि को जो यहां दी गई है हिसाब में ले लिया जाएगा। सिर्फ इतना ही लिखा जा सकता है, क्योंकि किसी भी घटना को आपके लिए खजाना नहीं बनने दिया जा सकता। अभी परसों नरसों में एक देख रहे थे, कानून के मुताबिक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में यदि आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर भी हो गया, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो डिसऑनर होते हैं यूजुअली उन्हें आप चेक के नाम से जानते हो। हालांकि चेक ही केवल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन यूजुअली उसी का उपयोग होता है। तो वहां लिखा यह है कि अगर चेक डिसऑनर होता है तो आपको 2 साल की सजा और चेक में उल्लिखित धनराशि के बराबर जुर्माना, ठीक है, इससे दंडित किया जा सकता है। तो जुर्माना पीड़ित को तो नहीं मिल जाएगा भाई, जुर्माना पीड़ित को तो नहीं मिलेगा। यदि पीड़ित के समुदाय के लिए कोई, ठीक है, आदेश नहीं है, और अगर एनआई एक्ट में पीड़ित को जुर्माना में से प्रतिकर दिए जाने के आदेश का उल्लेख होगा, उससे संबंधित प्रावधान होगा, तो वहां मिलेगा, नहीं सीआरपीसी लागू हो जाएगी। और अगर सीआरपीसी लागू हुई तो जुर्माना आपको कितना मिल सकता है, अधिकतम जितना चेक में उल्लिखित धनराशि है, या तो सब भाग दे देंगे उसका कोई भाग देंगे, तो अधिकतम आपको उतना ही मिल सकता है। अब एक सज्जन मुकदमा लड़ रहे थे, अच्छा जो चेक से संबंधित सारे मामले शमनी है, तो अदालत ने कहा कि समझौता आपका हो सकता हो तो कर लीजिए। तो जो अभियुक्त थे, यानी जिनका चेक बाउंस था, बोले ठीक है, चेक में उल्लिखित धनराशि हम देने को तैयार हैं। तो जो वादी महोदय थे, चेक में जो धनराशि अंकित थी कितनी, 97,000, और वो क्या बोले, अब कम से कम 7-8 लाख रुपए तो मिले ही, तो हम समझौता करें। तो हमने कहा तुम मत करो, तुम लड़ो, ठीक है, यहां तक सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना, ठीक है, और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। वो खजाना बना रहे हैं, खजाना नहीं बनने दिया जाएगा, किसी भी दुर्घटना को खजाना नहीं बनने दिया जाएगा। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई जो कि अपराध भी थी और अकृत्य भी थी, अपराध का विचारण हुआ 395 सबसेक्शन 1 या 395 सबसेक्शन 3 में आपको प्रतिकर दिला दिया गया, आप सिविल कोर्ट में आ गए, वहां भी प्रतिकर आपको मिला, तो एक घटना के लिए कितना प्रतिकर लेंगे आप? तो वो धनराशि जो यहां प्रतिकर के रूप में दी गई वहां हिसाब में ली जाएगी, और आपको जो रेस्ट होगा
वो दिला दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है ये पूरी तरह न्यायोचित, कानून न्याय करेगा, कानून पक्ष नहीं लेता किसी का। आजकल भी आप बेवकूफी, दो चार किस्से हुए तो आप दो चार बोले फलाने खिलाफ रिपोर्ट लिख गई, गिरफ्तारी अभी भी नहीं है। अरे यार, तो रिपोर्ट लिखते ही गिरफ्तारी, ये कौन सा कानून है? ये तो कानून ही नहीं है। लेकिन वो FIR लिख गई है, लोग वो खुलेआम घूम रहे, तो वो तो घूमेंगे ही। कानून तो कहता गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 20 तरीके दे रहा है कानून, आप कानून के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो लोग तो अपना कुछ भी कहना शुरू करते हैं। ठीक है, तो वो नहीं, यहां 395। ठीक है, अब जब आप विक्टिमोलॉजी ये पढ़ते हैं तो 357A जो पहले थे, अब ये 300 तो नई बन गई, तो 357A जो 395, 396 ये सारे सेक्शन हो गए। ये विक्टिमोलॉजी से संबंधित मामले। यहां विधायिका ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि अपराध से जो प्रभावित है उसे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, पीड़ित का ध्यान रखने की कोशिश की। ठीक है, इसलिए आप देख रहे हैं 396 का था पीड़ित प्रतिकर स्कीम, ये अलग 395, 396 उसमें तो ये कहा जुर्माना दे सकता है, ये कहा जुर्माना देगा, न दिया तो जुर्माना कह रहे, प्रतिकर दे सकता है, देगा ही, ये कहां लिखा है? ठीक है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप प्रतिकर देने में ये क्या करें, लिबरल, ठीक है, लिबरल व्यू ये अपनाएं। लेकिन लिबरल व्यू अपनाएं कैसे? अगर 395 तब सेक्शन 1 में हम लगाना चाहते हैं जुर्माना, हम सेशन कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, हम कितना भी जुर्माना लगा सकते हैं, हम CJM हैं, हम कोई भी जुर्माना लगा सकते हैं। लेकिन जुर्माना क्या है? दंडादेश। जब तक हम उसे दोष सिद्ध नहीं कर देंगे तब तक तो हम कुछ करेंगे नहीं। अब दोष सिद्ध करने के बाद हम उसे दंडादेश के प्रश्न पर सुनेंगे। यदि हमारी राय उसे प्रोबेशन पर छोड़ने की नहीं है, ठीक है ना, तो हम सुनेंगे। अब सुनने में जो कचहरी की व्यवहारिक स्थिति है, वहां स्थिति यह है कि दंडादेश के प्रश्न पर यह लिखा है सुनवाई करेगा, और सुनवाई में सब कुछ शामिल है। साक्ष्य भी दिया जा सकता है, लेकिन वहां कोई साक्ष्य लेता है? उन्होंने कहा हाँ, क्या कहना है? उन्होंने कहा सब गरीब आदमी है। उन्होंने कहा ठीक। इससे एक लाइन ऊपर कुछ वहां कहा ही नहीं जाता। तो जो अभियुक्त है उसकी पेइंग कैपेसिटी के बारे में हमें भाई कैसे जानकारी होगी? उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है? हमें है जुर्माना अधिकतम लगाने का हक है, अब मर्यादित है, कितना भी लगा सकते हैं। अब वो संजय दत्त हैं तब तो हमें मालूम है, चलो हम जुडिशियल नोटिस ले लेंगे कि भाई इनके पास बहुत पैसे हैं, न्यायिक अपेक्षा हो सकती है। ठीक है, एविडेंस एक्ट के मुताबिक जिसे जुडिशियल नोटिस कहते हैं। लेकिन हर आदमी संजय दत्त तो नहीं होगा, हमें क्या मालूम कि उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है? और वहां एविडेंस इस इश्यू पर कभी आता नहीं। वहां तो सिर्फ एक ही बात कही जाती है, छोटे छोटे बच्चे, गरीब है। तो हम आखिर कैसे एक प्रॉपर फाइन ये लगा पाएंगे? ठीक है, तो जब हम प्रॉपर फाइन लगा ही नहीं पाएंगे तो अलग से प्रतिकर दिए जाने की जरूरत ये रहेगी। और मानो हमने फाइन लगाया ही नहीं, वो सॉरी हमने प्रतिकर दिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है दीजिए, लेकिन कठिनाई ये कैसे दें? कैसे दें? हमारे सामने जो उपस्थित है फटे हाल है,
है बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन हमें क्या मालूम बड़ा आदमी है, हमारे सामने फटेहाल खड़ा है और कोई एविडेंस मेरे सामने ऐसा नहीं है जिससे हम उसकी पेइंग कैपेसिटी के बारे में अनुमान लगा सकें। तो हम प्रतिकर दे दें तो क्या फायदा होगा? ठीक है, हम जुर्माना यही मिनिमम लगाएं उस पर, यद्यपि हमें अमर्यादित लगाने की ताकत है, लेकिन हमें दिख रहा फटेहाल है, तो हम 1000 रुपये ही लगाएंगे, 2000 लगाएंगे। और 1000-2000 में वही कहते ना कि क्या नहाओगे और क्या पहनोगे। ठीक है, तो 2000 रुपये हम क्या तुम्हें दिलवा दें और क्या, तो हम कुछ नहीं करेंगे। अब पीड़ित को आखिर कैसे, प्रतिकर तो मिला नहीं उसे, तो इसके लिए अलग से पीड़ित प्रतिकर स्कीम बनाई गई है। ठीक है, विधायिका ने 357A जोड़ा जो वर्तमान में 396 है, और इसमें आपका प्रोविजन किया कि अलग से भी प्रतिकर वहां नहीं मिला तो भी यहां मिल सकता है। देखें क्या कहता है, प्रत्येक राज्य केंद्रीय सरकार के सहयोग से ऐसे पीड़ित या उसके आश्रितों को जिन्हें अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति हुई है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, प्रतिकर के प्रयोजन के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम तैयार करेगी, एक योजना बनाई जाएगी जिसका, अच्छा एक चीज और है, 395 में हम तभी प्रतिकर दे सकते हैं जब हमने दंडाधिष्ट किया हो अभियुक्त को, यह भी शर्त है। जब तक दंडाधिष्ट नहीं किया तब तक हम प्रतिकर दे ही नहीं पाएंगे। और व्यक्ति दंडाधिष्ट कब होगा? जब युक्त संदेहों के परे उसका दोष साबित हो। वो प्रत्येक व्यक्ति जो दोषमुक्त हुआ वो ठीक दोषमुक्त हुआ यह नहीं कहा जा सकता, और प्रत्येक व्यक्ति जो दोषसिद्ध हुआ वो ठीक दोषसिद्ध हुआ यह भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन माना ऐसा जाता है कि ठीक ही हुआ, तो अगर दोषमुक्त हुआ यह भी हो सकता है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने अपना काम ठीक से न किया, यह भी हो सकता है कि साक्षी झूठ बोले हों, जो रोज बोलते हैं, पैसे लेकर हॉस्टाइल हो गए, समझौते कर लिए, तो घटना नहीं हुई ये तो नहीं है, वो तो हुई है। दोषमुक्त होना अलग बात है, दोषसिद्ध होना अलग बात है, और निर्दोष होना अलग बात है, और दोषी होना अलग बात है। ये सारी बातें अलग हैं, लेकिन व्यवस्था के नाते हम कई चीजें अपना लेते हैं। हमने व्यवस्था के नाते ये अपनाया है कि दोषसिद्ध को हम दोषी मानेंगे और दोषमुक्त को हम निर्दोष मान लेंगे। ऐसा है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन 395 की शक्तियों का उपयोग कब होगा? जब दोषसिद्ध हो जाए। दोषसिद्ध नहीं होता तो नहीं होगा। पीड़ित इससे कोई मतलब नहीं है, वो दोषसिद्ध हुआ नहीं हुआ, और पीड़ित को पुनर्वास की जरूरत तुरंत है, वो दोषसिद्धि और दोषमुक्ति की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। दोषसिद्धि और दोषमुक्ति तो कब होगी जानकारी नहीं, ठीक है ना। अगर हम उन आतंकवादियों को गिरफ्तार भी कर लें जिन्होंने पहलगाम में कांड किया है इतना बड़ा, उन्हें भी हम सुप्रीम कोर्ट तक दोषसिद्ध कराने में 10 बरस का समय हमें लगेगा, और लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने कानून का खुद, ठीक है, इस्तकबाल अगर नहीं करेंगे तो हमारे बारे में कौन अच्छा मानेगा? हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी विश्वसनीयता ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। और हमने उस मिट्टी पर जन्म लिया जहां यह कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, और जब हमने कहा कि हम आत्मा अर्पित करते हैं संविधान को, तो फिर प्रत्येक उपबंध को हमने आत्मा अर्पित किया है, और हमने ये कहा है कि विधि की प्रक्रिया के बिना किसी को भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित हम नहीं करेंगे। वो नीच होंगे, हम तो नहीं है, तो हमें तो देना पड़ेगा।
और पुनर्वास की जरूरत तुरंत है व्यक्ति को। एसिड अटैक हुआ है, छोटी बच्ची है, ट्रायल तो 20 साल में कंप्लीट होगा, अपील दर अपील चलेगी, शादी उसकी हम 20 साल बाद थोड़े करेंगे, वो तो अभी होगी, और उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है, और प्लास्टिक सर्जरी पैसों से ही होगी, ठीक है, क्योंकि वो डॉक्टर साहब जिन्हें प्लास्टिक सर्जरी करनी, डॉक्टर साहब क्या दुनिया में सभी, चाहे जिस प्रोफेशन के हो, हमने आपसे सुबह भी कहा था कि बड़ी बड़ी बातें तभी तक हैं जब तक अपने हितों पर चोट नहीं हो रही। जिस दिन अपने हितों पर चोट होगी उसी दिन समझ में आएगा, ठीक है, उस दिन बहुत जल्दी समझ में आना शुरू हो जाता है। तो अपने हितों पर चोट जिसके होगी वही, तो प्लास्टिक सर्जरी में तो पैसे लगेंगे, तो सिर्फ 395(1) या 395(3) ये पीड़ित को पर्याप्त अनुतोष उपलब्ध नहीं करा सकता, इसलिए 396 कि पुनर्वास ये चाहिए पीड़ित को। तो प्रत्येक राज्य केंद्रीय सरकार के सहयोग से पीड़ितों को प्रतिकर देने के लिए एक स्कीम तैयार करेगा, और जब कभी न्यायालय द्वारा प्रतिकर के लिए सिफारिश की जाए, न्यायालय यह भी कर सकता है वहां भी प्रतिकर दे दे, अब वहां तो सीमित ही है मसला, तो प्रतिकर दिया जाए इसकी सिफारिश भी कर सकता है। जब कभी न्यायालय द्वारा प्रतिकर के लिए सिफारिश की जाती है तब यथास्थिति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उपधारा 1 में निर्दिष्ट स्कीम के अधीन दिए जाने वाले प्रतिकर की मात्रा का भी निश्चय करेगा। न्यायालय तय नहीं करेगा कितना प्रतिकर दिया जाए, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है और जो राज्य का विधिक सेवा प्राधिकरण है वो तय करेगा प्रतिकर की मात्रा कितनी हो। और यदि विचार न्यायालय का विचारण की समाप्ति पर यह समाधान हो जाता है कि धारा 395 के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर ऐसे पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं, ऊपर भी वो सिफारिश कर सकते हैं, यानी एसिड अटैक का ट्रायल शुरू हुआ, उन्होंने सिफारिश कर दी कि पुनर्वास की जरूरत है, प्रतिकर दिया जाए, अभी कुछ नहीं हुआ है, उनकी सिफारिश आ गई, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह तय करेगा कितनी रकम दी जाए पुनर्वास के लिए। विचारण की समाप्ति हुई, उन्हें प्रतिकर दिलाया, उन्हें लग रहा है पर्याप्त नहीं है, तो भी ठीक है, धारा 395 के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर ऐसे पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है, या जहां मामला दोषमुक्ति या उन्मोचन में समाप्त होता है। अब दोषमुक्ति या उन्मोचन ये भी तो हो सकता है, तो वहां तो दोष सिद्धि है तभी प्रतिकर मिलेगा, ठीक है, और पीड़ित को पुनर्वासित करना है तो वह प्रतिकर के लिए सिफारिश करेगा, क्योंकि दोषमुक्ति या उन्मोचन ही तो बहुत आधारों पर हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर वहां ऐसा होता है तो प्रतिकर क्यों नहीं मिलना चाहिए, और कहता जहां अपराधी का पता ही नहीं लग पाता, यह भी हो सकता है, तो अपराधी तो तुम नहीं ढूंढ पाए और उसे कहो कि तो प्रतिकर नहीं देंगे, तो इसमें पीड़ित का क्या दोष। तो कहता है जहां अपराधी का पता नहीं लग पाता या उसकी पहचान नहीं हो पाती, किंतु पीड़ित की पहचान हो जाती है, और जहां कोई विचारण ही नहीं होता क्योंकि पता ही नहीं लगा कौन है, वह पीड़ित या उसके आश्रित प्रतिकर दिए जाने के लिए राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन कर सकेंगे। यू मे फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी और स्टेट लीगल अथॉरिटी, ठीक है ना, वो वहां कर सकेंगे। उपधारा 4 के अधीन ऐसी सिफारिशें या आवेदन प्राप्त होने पर राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्यक जांच करने के पश्चात 2 मास के भीतर जांच पूरी करके पर्याप्त प्रतिकर अधिनिर्णीत करेगा। 2 मास में जांच पूरी करनी है और प्रतिकर कितना देना है, पर्याप्त, यानी यू मस्ट डिफाइन, ठीक है ना, उतने का पर्याप्त प्रतिकर अधिनिर्णीत करेगा। इसका मतलब यह हुआ है जितना जरूरत है, कम ज्यादा
कोई धनराशि उसने उल्लिखित ही नहीं की, क्योंकि कितनी भी धनराशि की जरूरत हो सकती है। तो पर्याप्त केवल इतना, और पर्याप्त में केवल आवश्यक नहीं होता। अभी सुबह हम लोग जब बात करेंगे रेगुलेटरी एंड कंपल्सरी टैक्स में, तो बात आएगी कि कंपल्सरी टैक्स लगाया जा सकता है, यानी गवर्नमेंट ट्रेडिंग फैसिलिटीज को अवेलेबल कराने में जितने पैसे खर्च कर रही है उतने पैसे टैक्स में ले सकती है। तो बात आएगी कि मानो गवर्नमेंट खर्च कर रही है 1000 करोड़ और टैक्स से जो कलेक्ट हो रहा है वो 2000 करोड़, तो क्या टैक्स का नेचर रेगुलेटरी नहीं रहा? तो कोर्ट कहेगा बिल्कुल है, रेगुलेटरी है। वो ये कहेंगे कि अगर जितना खर्च किया उतना ही वसूल है टैक्स की सूरत में, तो ये टैक्स रहा ही कहां, ये तो फीस हो गई। ठीक है, फीस में ये होता है कि हम जितना फीस लेंगे उतना काम करेंगे, तो हमने जितनी फैसिलिटी दी उतना ही टैक्स लें, तो ये रेगुलेटरी टैक्स कहां रहा, ये तो रेगुलेटरी फीस हो गई। ठीक है, ऐसी बात आएगी। तो पर्याप्त का मतलब सिर्फ उतना नहीं जितना जरूरत है। ठीक है, यानी दवाइयों में जितना लगेगा उतना ही नहीं। ठीक है, खाने पीने में, रहने में, आने जाने के लिए, अस्पताल तक जाने में भी तो कुछ खर्च होगा। तो पर्याप्त शब्द उसने लिखा है, पर्याप्त प्रतिकर अधिनिर्णित करेगा। ठीक है, यह कहता है यथास्थिति राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित की यातना को कम करने के लिए पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से अन्योन्य पंक्ति के पुलिस अधिकारी या संबद्ध क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाण पत्र पर प्राथमिक चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने या कोई अन्य अंतरिम अनुतोष दिलाने जिसे समुचित प्राधिकरण ठीक समझे, इसके लिए तुरंत आदेश कर सकेगा। विक्टिम को बहुत फैसिलिटी दी है, 2 मास के अंदर प्रतिकर का निर्धारण होगा, तो 2 मास तक क्या वो बिना इलाज के रहेगा? बिना इलाज के रहेगा तो यातना नहीं बढ़ेगी, दर्द नहीं होगा। तो उसने कहा पीड़ित की यातना को कम करने के लिए, उसने सीधे कहा कि पीड़ित की यातना को कम करने के लिए पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी, इससे अन्योन्य पंक्ति के पुलिस अधिकारी या संबद्ध क्षेत्र के मजिस्ट्रेट इसके प्रमाण पत्र पर उसे प्राथमिक चिकित्सा या अन्य चिकित्सा सुविधाएं जो भी जरूरी है उन्हें निःशुल्क तुरंत उपलब्ध कराने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण यह आदेश कर सकेगा, या अन्य कोई अंतरिम आदेश, अन्य कोई अंतरिम अनुतोष, यानी फाइनल जब तक डिसाइड नहीं हो रहा तब तक इतने पैसे चाहिए या कुछ और चाहिए, उसे दिलाने के लिए भी आदेश हो सकेंगे। सेक्शन 7 कहता है इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा संदेह प्रतिकर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 65 जो बलात्कार की होंगी मेरे ख्याल से, धारा 70 या धारा 124 की उपधारा 1 के अधीन पीड़िता को जुर्माने का संदेह किए जाने के अतिरिक्त होगा, यानी बलात्कार और ये एसिड अटैक यही होंगे। देख लो क्या क्या है, 65, 70, 124। 70 में तो 376 डी यानी सामूहिक बलात्संग आ गया, और 65 में बलात्संग आ गया, और 124 1 एसिड अटैक। ठीक है, तो इनका अगर मामला है तो और उसे जुर्माने से भी प्रतिकर मिला है तो उसके अतिरिक्त उसे यहां भी दिलवाया जाएगा। ठीक है ना, पीड़ित प्रतिकर स्कीम में। ठीक है, 396 और 397 पीड़ितों का उपचार, ये तो प्रतिकर है जो पुनर्वास के प्रयोजनों के लिए चाहिए, रिहेबिलिटेशन। ठीक है, पुनर्वास ये अलग बात हुई है। पुनर्वास यानी प्लास्टिक सर्जरी होनी है या प्लास्टिक सर्जरी पुनर्वास है।
और एसिड अटैक का उपचार अलग है, क्योंकि एसिड अटैक जब होगा तो खाल वैसी हो जाएगी, ठीक तो हो जाएगा आदमी, लेकिन देखने में बहुत खराब लगेगा। तो देखने में ठीक लगे ये पुनर्वास है, और न मरने योग्य हो जाए ये उपचार है, उसे दर्द ना हो ये उपचार है। तो उपचार अलग और पुनर्वास अलग, ऊपर पुनर्वास के लिए है। ठीक है, आपने कुछ ऐसा अपराध किया, किसी के हाथ ही चले गए, अब पुनर्वास के लिए चाहिए कोई ऐसा काम धंधा जो बिना हाथों के हो सके, या हाथ नकली लगवाने हैं, ये रिहेबिलिटेशन है, ये पुनर्वास है और ये उपचार है। ठीक है, हाथ आपने काट दिए या कुछ हो गया तो ऐसा कर देना कि कोई नुकसान ना हो, ये तो हुआ उपचार। और हाथों कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल हाथ लगाना, ये हुआ पुनर्वास। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं। कहता पीड़ितों का उपचार, सभी लोग या प्राइवेट अस्पताल, चाहे लोग हो, पब्लिक हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट, सरकारी हो या प्राइवेट, चाहे वे केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय हो या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे हो, यानी कोई अन्य व्यक्ति भी। भारतीय न्याय संहिता की धारा ये सब बलात्कार की है, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 और एसिड अटैक 124(1) के अधीन या लैंगिक अपराधों की यानी पास्को से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 8 या 10 के अधीन आने वाले किसी अपराध के पीड़ितों को तुरंत निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा या चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराएंगे और ऐसी घटना की पुलिस को तुरंत सूचना देंगे। दोनों कर्तव्य हैं आपके। और इसका लोप किया आपने तो पुरानी सीआरपीसी, पुरानी आईपीसी में 166A, 166B ये सेक्शन थे जिनके अंतर्गत आपके खिलाफ दांडिक अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और आपको दंड मिलेगा। और अब बीएनएस में सेक्शन बदल गए होंगे, लेकिन वो बात रहेगी, यानी डॉक्टर्स उपचार के लिए मना नहीं कर सकते, और अस्पताल किसी का हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो या किसी का भी हो, इन अपराधों की दशा में, अन्य अपराधों की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो ये यहीं तक रखेंगे और कल बाकी बात करेंगे।